नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंतजार की घड़ियां खत्म, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पहले वीडियो प्रोफाइल देखिए। जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं बिजनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया, श्री सोनू शर्मा जी। थैंक यू सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। पहले तो आभार आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। पिछले दिनों आप, चूँकि आपकी बैकग्राउंड नॉर्थ इंडिया से है, तो आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में एक त्यौहार होता है तीज का, सावन में जो आता है जी। तो मेरी सिस्टर है कुरुक्षेत्र, तो मैं वहाँ पे गया उनके पास में, तो वो भी चैनल देखती रहती है। तो जाते ही उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई ये सोनू शर्मा क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने उसको बोला कि वैभव आएगा, जल्दी आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन है ना हम लोग उनकी क्लास लगा देंगे, और स्टूडियो के दरवाजे वगैरह सब बंद करवा दिए हैं सर आज मैंने। तो आज है ना हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं सर। तो ताला वाला लगा दिया आपने बाहर? हाँ बिल्कुल लगा दिया है सर। तो खाने वाने का इंतजाम करिए। चाबी भी फेंक दी है दरिया में। अरे बाप रे बाप, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, अनाथ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको। आपके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमने बहुत पहले देख लिए थे, तो अब मेरे ख्याल से वो 12-13 लाख तक पहुँच गए होंगे। सर मैं देखता नहीं हूँ तो मुझे याद नहीं है, पता नहीं है मुझे। क्या बात है सर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। शुक्रिया। आपका जो चैनल है सर वो सबके लिए प्रेरणा का विषय है, और मेरे लिए स्पेशली वहाँ का आपका जो कंटेंट रहता है तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में एक सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपका मैं आभारी हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी मुझे बुलाने के लिए, और मुझे पता है कि आप मुझे बहुत दिनों से, मुझे याद है कि फरवरी में मेरे पास आपका पहला मैसेज आया था। राइट। और अभी अगस्त हो गया है सर, तो करीब करीब मैं सोच रहा था कि मैं आपको टरका दूं कि मुझे ना जाना पड़े। लेकिन मैंने सीखा आपसे कि फॉलो की ताकत क्या होती है। आखिर आपने एक सीनियर नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति होते हैं, उसने आपने प्रूफ कर दिया कि फॉलो में बहुत ताकत होती है, किसी को भी बुलाया जा सकता है। सर एक पर्सनैलिटी थी श्री सतीश पंडित, दुर्भाग्य से वो नहीं है अभी दुनिया में। उनके बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैंने उनसे सीखी। उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में और आपके बिज़नेस में जब भी कोई पोटेंशियल व्यक्ति इंटर करेगा, तब आपका बिज़नेस भी ऊपर उठेगा और आपकी ज़िंदगी में भी आप ऊपर उठेंगे। और जब पोटेंशियल व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसको आपने बहुत ध्यान से आपने उसको केयर करना पड़ेगा, बड़े संभाल के रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मुझे मालूम था सर आप बहुत पोटेंशियल हैं, और पेशेंस रखा। रियली बहुत बार मुझे लगता था कि यार लकीली सर ऐसी कृपा रही, मतलब मैंने जिसको भी बोला वो दूसरी तीसरी कॉल में आ गया सर। लेकिन मेरे वक्त आपको थोड़ा सा ज़्यादा तंग किया मैंने आपको। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ सर, तंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो मेरे लिए एक टास्क था। मैंने उसको माना कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। और आप यकीन कीजिए, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा कि अगर दम है तो सोनू शर्मा को बुलाओ। तो मैं अपना दम भी चेक करना चाह रहा था। मैं एक्चुअली शुरू में तो मना इसलिए कर रहा था आपको एक दो बार
सर। ताकि मुझे ना जाना पड़े। और सीरियसली कि मुझे थोड़ा सा ये मैं ऐसा मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ सर। मुझे आदत भी नहीं है। और तो मेरे को लगा कि मैं 2-3 बार आपको टरका दूंगा तो आप मान जाएंगे, सुधर जाएंगे। लेकिन आप माने भी नहीं और सुधरे भी नहीं। फाइनली फिर आप जीत गए, मैं हार गया। एक और मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ सर। 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग का एक बड़ा टफ टाइम था। 2012। हाँ 2012। तो उस समय हम लोग जयपुर में धरना दिया हमने बहुत लंबे समय तक उद्योग मैदान में। तो उद्योग मैदान की जो लोकेशन है उसके बिल्कुल साथ में राजस्थान का सेक्रेटरीट है जहाँ पे सारे अधिकारी और सारे मिनिस्टर बैठते हैं। तो हमारी डिमांड थी राजस्थान गवर्नमेंट से कि भाई आप गाइडलाइन जारी कीजिए और गाइडलाइन के आधार पे हम कंपनी दोबारा शुरू करेंगे। तो दिन में हम लोग पूरा धरना देते रहते थे वहाँ पे, और लंच के बाद में हम लोग ऑफिसर से मिलने के लिए जाते थे जहाँ पे फाइल हमारी थी गाइडलाइन को लेके। तो जब हम ऑफिसर से मिलते तो वो एक ऐसा माहौल था, न्यूज़पेपर में, मीडिया पे डायरेक्ट सेलिंग को लेके इतनी नेगेटिविटी थी कि हमें बुरी तरह से वो डांट के भगा देते थे कि नहीं ये बेकार काम है और ये लोगों को लूटने का धंधा है, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग बिल्कुल मायूस होके वहाँ पे आते धरना स्थल पे, और जो धरने पे लोग थे सर लगभग 1000 लोग रेगुलर रहे वहाँ पे लगभग 5-6 महीने तक। तो वो इंतज़ार करते थे कि भाई सेक्रेटरीट में गए हुए हैं, कुछ खबर लेके आएंगे, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी। और लाखों लोग उनका वेट कर रहे होते थे, उनसे पूछते थे कि भाई आज क्या रहा। तो जब हम जाते तो बड़े मायूस होकर जाते कि यार लोगों को क्या बात करेंगे, लेकिन लोगों में जो उत्साह था, एक्साइटमेंट था, उनके चेहरे के जो भाव थे कि भाई हमारी कंपनी दोबारा चालू होगी, तो उसको देख के लोगों के बीच में जाके हमें ये लगता कि नहीं यार कंपनी चालू होगी। अधिकारी कुछ भी कह रहे हैं, कंपनी चालू होगी। तो हमारे व्यूवर्स को देख के हमें लगता था सर सोनू शर्मा जी जरूर आएंगे। तो इसका श्रेय व्यूवर्स को जाता है सर? नहीं, इसका श्रेय व्यूवर्स को जाता है, लेकिन आपकी मेहनत को भी जाता है। नहीं, थैंक यू सो मच। मेरे से अड़ियल आदमी को आपने बुला लिया। आज हमारे चैनल के लिए सर बड़ा दिन है, थैंक यू वेरी मच। या आपने कुछ ऐसा किसी ज्योतिषी से पूछा था कि भाई जब इनके ना 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल, मुझे लगता है कि मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं थोड़ा शाई किस्म का आदमी हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इग्नोर आप कर रहा था कि ना जाना पड़े, लेकिन आपके बेहतरीन फॉलोअप ने मुझे मजबूर कर दिया आने के। थैंक यू सो मच। मैंने इसको इतना लंबा इसलिए बढ़ाया सर, मैंने सिस्टर से वायदा किया था कि मैं क्लास लगाऊंगा सोनू जी की, और मुझे लग रहा है सिस्टर जी को मेरी तरफ से माफ़ी मांगिएगा कि मेरी गलती है कि मैं नहीं, वो बहुत बड़े फॉलोअर हैं सर, आपको बहुत फ़ैन है, एक्चुअली पूरा हिंदुस्तान फ़ैन है। और रियली सर देखिए इस समय बदलता रहता है। मैं चूँकि 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ जी, तो एक टाइम था जब शिव खेड़ा एक बहुत बड़ा नाम था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नहीं मतलब ओवरऑल, मतलब शिव खेड़ा जी का ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करना अपने आप में एक बड़े गौरव की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बहुत बार उनको सुना, उनका एक ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस एक प्रोग्राम रहता है 4 दिन का जी, 3 दिन का रहता है, और एक दिन उसमें सेल्स में वो कुछ बात करते हैं, तो वो मैंने अटेंड किया। अच्छा, चीज़ें बदलती रही, फिर कुछ और लोग उभर के आए, फिर और कुछ लोग उभर के आए, और आज आप यूट्यूब सनसनी है। समय कैसा लगता है आपको? मेरे को तो नॉर्मली लगता है, मेरे को तो ऐसा कुछ अलग फील नहीं होता। मैंने देखा जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो शहरों में आपके बड़े बड़े होल्डिंग्स लग जाते हैं। जैसे कोई फिल्म रिलीज़ होती है उतने बड़े बड़े आपके होल्डिंग्स लग जाते हैं। पिछले मैंने देखा कि आप नेपाल में थे तो वहाँ पे नेपाल में आपके बड़े बड़े होल्डिंग्स लग रहे थे। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए स्पेशली, तब कभी सोचा था कि ये होगा? नहीं सर, कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था। मतलब तब क्या, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, मतलब तब तो बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा था। अभी तो मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है। ग्रेट सर, हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी है, मेरी क्यूरियोसिटी है आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानने की। खुली किताब है सुरेंद्र जी, मतलब स्टेज पर कम से कम सबको पता ही है कि मैं पहले पढ़ाया करता था, आई यूज़ टू टीच। और मैं करीब 4 साल मैंने कोचिंग क्लासेस चलाया। कोचिंग क्लासेस एक अच्छा शब्द है, बेसिकली ट्यूशन पढ़ाया बोलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि कोचिंग क्लासेस थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा शब्द लगता है ना कि आपने कोचिंग क्लासेस चलाते थे, तो ट्यूशन पढ़ाते थे। तो 4 साल 3.5-4 साल पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आ गए।
बहुत अर्ली स्टेज से अपना करियर स्टार्ट किया, क्योंकि 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद के डीएवी कॉलेज से। और जब मैं घर पहुंचा अपना डिग्री लेके, तो मैंने अपने फादर साहब को कहा कि आज मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो आप कुछ मुझे दीजिए। तो उन्होंने बोला वेलकम, ये 3 लाख रुपए का कर्जा है और तुझको देना है। ये हमारी तरफ से तुझको गिफ्ट है। तो बहुत शानदार वेलकम हुआ मेरा घर पे। तो मुझे पहले दिन मालूम चल गया कि ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली, लेकिन अच्छा हुआ वो, क्योंकि जो ज़िंदगी की समस्याएं हैं वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, और आज करीब करीब 15-20 साल हो गए इस बात को। आपका जो निर्णय था सर, कोचिंग सेंटर को आपने बंद किया, डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम आपको आने का जो डिसीजन था, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया कि चलो करते हैं? देखो, ऐसा कुछ सोच के नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सोच के नहीं होता। कुछ भी बड़ा होने वाला होता है तो अकस्मात हो जाता है। मतलब वो डेस्टिनी आप इसको बोल सकते हैं, या नेचर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है जो आपको पता नहीं है एक्चुअली। राइट। मतलब आप ऐसा सोच के नहीं कर सकते कि मैं ये करने वाला हूँ टाइप्स। तो डेस्टिनी है। मतलब आ गए 4-5 महीने के बाद ऐसा लगा कि यार पैसे तो बहुत हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो क्यों ना इसको फुल टाइम कर लिया जाए। ओके। तो बस फिर पार्ट टाइम फुल टाइम हो गया, फुल टाइम पार्ट टाइम हो गया, और कुछ दिनों के बाद जो पार्ट टाइम था उसको बंद कर दिया, 100% हो गया। दैट्स ग्रेट सर। आप सर एक अचीवर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर, सारे के सारे ये जो अच्छे अच्छे शब्द हैं वो आपके साथ में सूट करते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, आपकी नज़रों में डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, मेरी नज़र में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या होगा, मैं इतना कोई गुणवान आदमी नहीं हूँ, गुणी आदमी भी नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि मेरा बहुत दिमाग है, मेरे हिसाब से ऐसे ऐसा होगा। मैं फॉलो कर रहा हूँ KPMG का रिपोर्ट, फिक्की का रिपोर्ट, वो मुझसे ज़्यादा समझदार टैलेंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। तो उनके हिसाब से तो करीब करीब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 के अंदर। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने भी आकलन कम लगाया है। ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की तो होगी वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। जैसे कि आप बात करते हैं IDSA की, या जैसे कि आप बात करते हैं FDSA की, है ना। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो ना IDSA में है ना FDSA में है। दे आर ऑल्सो डूइंग अ लीगल बिजनेस इन इंडिया। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत बड़ा है। तो फिक्की और KPMG का जो रिपोर्ट आया 64,500 करोड़ का, वो मुझे लगता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का रिपोर्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को ऐड कर दें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी लीगल है, ऐसा नहीं कि वो इलीगल तरीके से काम कर रहा है ना। तो वो मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है, वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री होगा, मतलब होना चाहिए। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, जब वो रिपोर्ट आई उस समय तक शायद गाइडलाइन भी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है लोकसभा में भी हो गया था, राज्यसभा में भी हो गया है, तो वो भी आया है। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है सुरेंद्र जी कि 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का इंडस्ट्री होगा ये। दैट्स ग्रेट सर। आपका जो विज़न है और जो आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, नहीं, वो एक्चुअली वो 64,500 जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का उनका, ये तो सिंपल समझने वाली बात है। मतलब इसमें समझने के लिए मुझे कोई ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, लेमन भी समझ लेगा इस बात को। सिंपल सा गणित है। हाँ, कि उन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करी है। ग्रेट सर। सर, जब हम आपको यूट्यूब पे सुनते हैं तो आप लीडरशिप के बारे में बहुत बात करते हैं। एक अच्छा लीडर, वैसे तो किसी भी फील्ड में अगर उसे बनना है, एक व्यक्ति को लीड करना है अपने फील्ड को, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? देखो, ऐसा कोई पैरामीटर तो मुझे लगता नहीं कि कोई, मतलब डब्बा तो है नहीं जिसमें विटामिन A होगा, B होगा, C1 होगा, D1 होगा तो वो प्रोडक्ट बहुत शानदार हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मतलब वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एक चीज़ होगी तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, है ना। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो है कि वो इंसान ठीक होना चाहिए। अच्छा, ओके। अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो सारे गुण भी उसको एक दिन खत्म कर देंगे। इंसान अच्छा से आपकी मुराद सर? मेरा इंसान अच्छे से मुराद ये है, मतलब मेरा कहने का मतलब है उसका नीयत अच्छा होना चाहिए। ओके ओके। वो जिस भी काम में है उसका जो नीयत है, नीयत पाक साफ होना चाहिए। ये एक ऐसा गुण है जो कुछ अवगुण है उसको भी ढक देगा। लेकिन अगर ये गुण नहीं है, बाकी के 50 गुण भी हैं, तो एक दिन उसका डाउनफॉल निश्चित है। वो नीचे जाएगा ही जाएगा अगर उसका नीयत ठीक नहीं है तो। मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो पहला गुण तो हुआ सर उसका इंटेंशन ठीक होना चाहिए। इंटेंशन ठीक होना चाहिए कि वो किस नीयत से अपने प्रोफेशन में आया है, राइट ना। तो नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
एक व्यक्ति का नीयत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर क्या होना चाहिए उसके पास सर? देखो, अगर आदमी का नीयत बहुत अच्छा है तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। कहते हैं कि भगवान आपको खुद ना खुद रास्ता देता है किसी भी पथ पर चलने के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, किसी भी व्यक्ति को, देखो सफलता के अलग अलग मायने हैं हर किसी के लिए। मतलब किसी के लिए बहुत सारा पैसा सफलता हो सकता है, किसी के लिए बहुत सारा पैसा सफलता हो ही नहीं सकता। राइट। तो सफलता के अलग अलग मायने हैं हर किसी की नज़र में। किसी को लगता है कि मैं 100, 200, 500, 1000 करोड़ कमा लूंगा तो सफल हो जाऊंगा। किसी को लगता है ये सब कर लिया, मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो सफलता के अपने अपने मायने हैं। मेरा मायना सफलता को लेके बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं रखते। मैं बातें बहुत सारी ऐसी बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा चुभती भी हैं। लेकिन मेरी आदत है, मैं क्या कर सकता हूँ, आदत तो आप बदल नहीं सकते। ये वाली आदत मैं बदलना भी नहीं चाहता। मेरा जो दृष्टिकोण है उसमें सफलता का एक अलग से मायना है सर। मेरे दृष्टिकोण में सफलता का मायना ये है कि जब एक व्यक्ति अपने घर पहुंचे और अपने घर पहुंचने के बाद अपने बच्चों से बात करे और अपने बच्चों से पूछे कि बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे अपने बाप का नाम लें। अच्छा, ब्यूटीफुल। कि बच्चे बोलें कि पापा आप जैसा बनना चाहते हैं, तो वो सफल है, चाहे उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, वंडरफुल। उसको दुनिया जानती है कि नहीं जानती, दुनिया उसके पीछे ताली बजाती है कि नहीं बजाती। लेकिन अगर बच्चे ही बाप जैसा नहीं बनना चाहते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में तो जीत गए, घर में हार गए। मतलब सबसे पहले आपने अपने बच्चों के अपने घर में हीरो बनना है, फिर बाद में दुनिया आपको हीरो के रूप में स्वीकार। मेरा बड़ा सीधा सा गणित है, मतलब गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना ये मानना है सफल होने का कि मैं मेरी 2 बेटियां हैं ना, अगर वो 2 बेटियां ही मुझ में रोल मॉडल नहीं ढूंढ पा रही तो दुनिया के रोल मॉडल बन भी जाऊंगा तो मेरे को लगता नहीं कि उससे कोई वो स्थायी चीज़ है यार। सबसे पहला रोल मॉडल तो मेरे बच्चों का होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि सचिन तेंदुलकर का बेटा यही बोलता होगा कि बाप का 5% भी बन जाऊं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, या सुनील गावस्कर का लड़का रोहन गावस्कर यही बोलता होगा कि बाप जैसा 10% बन जाऊं तो भाग्यशाली समझूंगा। अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन यही बोलता होगा कि मैं बाप का 10% बन जाऊं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि उन लोगों ने अपना लेवल, अपना कीर्तिमान इतना लेवल पे बना दिया है। तो सफलता का बड़ा सिंपल सा मायना है मेरी नज़र में, पैसे से नहीं। तो कई बार सर बड़ी सफलता है ना, वो बच्चों के लिए रुकावट बन जाती है। जिन शख्सियतों के आपने नाम लिए तो उनके बच्चे सारे फेल हो जाते हैं। नहीं, बच्चों के लिए मतलब लोग एक्चुअली उनसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। कारण है उसका कारण ये है कि जो बड़ा पेड़ है उसके नीचे का पेड़ को हमेशा वो सलाह मांगने जाएगा अपने से बड़े से, उसका विकास नहीं हो पाता। जैसे अमिताभ बच्चन का जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन वो हर चीज के लिए हो सकता है पिता से सलाह मांगे क्योंकि उसकी नजर में पिता बेस्ट हैं। तो जब वो उनके पास सलाह मांगने जा रहा है तब तक वो अपना बुद्धि, अपना दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर रहा है। मतलब उसको अपने आप में निखार की संभावना उसमें बहुत कम हो जाती है। ओके। लेकिन अगर उसके पिता इतने बड़े नहीं होते तो वो जो भी करता था खुद ही करता था, गलती करता, ठीक करता, गिरता, पड़ता, खुद ही करता। लेकिन वो गलती ना हो इसलिए बहुत बार पिता के पास चला जाता हो कि मेरे से गलती ना हो, और गलती ना हो यही तो सबसे बड़ी गलती है। जब तक 20-50 गलतियां नहीं करता तो मानसिक विकास कैसे पॉसिबल है। तो बड़े बच्चों के बच्चे अक्सर बड़े नहीं होते, उसका सीधा सा कारण ये है कि उनका विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो गलतियां उनसे होती ही नहीं है, क्योंकि पिता गलती करने नहीं देता। पिता कहता है कि मुझे पता है मैंने कैसे किया है तो तुम ये काम मत करो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गलतियां तो स्वाभाविक हैं, होनी चाहिए। तो इसको हम यूँ समझे सर, अगर कहीं पे इस प्रकार की सिचुएशन है, पेरेंट्स बहुत हाई लेवल अचीव किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ से थोड़ा दूर हट जाएं अगर बच्चे हैं और अपने लेवल पे कुछ करने का पिता को बोलना चाहिए कि तुम्हारा डिसीजन है, गलती करो, ठीक करो, जो मर्जी करो, तुमने करना। वैल्यूज दे दें पिता वैल्यूज दे दें कि ये सही है, ये गलत है, इसके इर्द गिर्द जो करना है आप करो। शायद सर हमारे प्राचीन समय में इसलिए ऐसा होता था कि जो राजा थे वो राजकुमार को जंगलों में भेजते थे, गुरु के पास रहते थे, और वो वहाँ पे अपनी दिनचर्या के सारे काम करता था, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाता था, खुद खाना पकाता था, गुरु के पैर दबाता था। तो शायद और इसलिए एक के बाद एक अच्छे अच्छे राजा हमारे देश में हुए। तो उसी जो पुरानी हमारी पद्धति थी और जो हमारा यूँ कहें कि एक लाइफस्टाइल था, उसको भी कहीं ना कहीं स्पेशली उन लोगों को जो एक बड़े पेड़ की छांव में रह रहे हैं उसको अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, टोटली एग्री। दैट्स ग्रेट सर। आप सर बगैर किसी संदेह के, बगैर किसी कंफ्यूजन के, क्वेश्चन आपके खतरनाक होने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है। अब बहुत अच्छे, मुझे लग रहा है आप 5 महीने का गुस्सा निकालोगे आप मेरे पे। नहीं सर, ये प्यार है आपका। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं सर, और मुझे लगता है कि ये
आपको भी मालूम है? नहीं यार, मैं कोई बहुत बढ़िया वक्ता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, और कुछ नहीं है सर। आप सर, आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप बहुत ज़ोरदार रहती है, क्या करते हैं पहले? देखो, करने वाला करता है। एक आदमी, मुझे ऐसा लगता है नहीं कि उसमें कुछ इतनी खासियत हो सकती है कि वो एक ही सेट ऑफ ऑडियंस को 10 साल 15 साल बांधे रखे। मैं जिस कंपनी में हूँ उसमें मुझे बहुत सारे साल हो गए हैं। मतलब एक ही सेट ऑफ ऑडियंस को आप बार बार एड्रेस करें और वो ऑडियंस आपसे बोर ना हो, ये कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को चेंज का ज़रूरत पड़ता है ना, उसको लगता है कि नहीं, अब कुछ नया होना चाहिए। तो एक ही सेट ऑफ ऑडियंस को बार बार एड्रेस करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और ये आप नहीं कर सकते हो, कोई करवा देता है तो हो जाता है काम। मतलब मैं ऐसा कोई तैयारी व्यारी नहीं करता हूँ, वो तैयारी करने वाला कोई और है। मतलब मुझसे तो मेरे जो लोग बाग हैं, जो मेरी टीम के लीडर्स हैं या जो मेरे साथ रहते हैं दोस्त, जो मेरे बड़े क्लोज सर्कल के कुछ लोग हैं, वो जब मेरे से मिलते हैं तो कहते हैं आप स्टेज से जब नीचे होते हो तो आप अलग आदमी होते हो, स्टेज पे जाने के बाद आप कुछ और हो जाते हो। तो मैंने बोला यार, उस स्टेज में ना कोई आत्मा शात्मा आ जाती है मेरे अंदर मुझे पता नहीं कौन मेरे से क्या क्या बुलवा देता है, तो मैं बोल देता हूँ। मतलब वो मेरा क्रेडिट नहीं है उसमें। नहीं, ऑनेस्टली सर, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, मतलब आप के सामने हज़ारों लोग बैठे हैं और आप लंबी लंबी ट्रेनिंग लेते हैं, कई कई दिन के आप सेशन लेते हैं, तो एक अच्छा वक्ता होने के लिए ऑनेस्टली क्या क्या होना चाहिए एक व्यक्ति में? किन चीज़ों का टेक्निकली अगर हम बात करें तो क्या ध्यान रखें? तो आप मेरे से फ्री में सब पूछना चाह रहे हैं कि मैं सब बता दूं आपको कि कल को लोग मेरा ट्रेनिंग टिकट लेकर अटेंड ना करें? कोई बात नहीं, मैं आपको मुख्य बिंदु बता देता हूँ। मुख्य बिंदु ये कि आपका जो टॉपिक है ना, उस पर आपका कंट्रोल बहुत शानदार होना चाहिए। राइट सर। और कभी भी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप टॉपिक से भटके नहीं। अच्छा, फोकस रहें। हाँ, मतलब आप जिस टॉपिक पे अपना बातचीत डिलीवर करने गए हैं, वो टॉपिक के इर्द गिर्द ही सारा ताना बाना बुना जाना चाहिए। राइट। और उसके लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है। मतलब ये क्विक रिच कहानी नहीं है कि मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं एक व्यक्ति से मिला कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उसका 3 से 4 दिन के बाद ट्रेनिंग था, और ट्रेनिंग 2 दिन का था, तो 15-16 घंटे का ट्रेनिंग था। तो वो व्यक्ति मुझे मिले और बोले यार मुझे घर जाना है आज। तो मैंने बोला क्या हो गया? बुरा, 2 दिन के बाद मेरा ट्रेनिंग है तो उसका तैयारी करना है। अच्छा। तो मैंने बोला कब का ट्रेनिंग है? तो उसने बोला 15-16 घंटे का ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा कब है? तो बोले 2 दिन के बाद। तो मैंने कहा 2 दिन के बाद ट्रेनिंग है और आज तैयारी कर लोगे तुम? तो उसने बोला हाँ मैं तो कर लूँगा। तो मैं बहुत शॉक हो गया। मैंने बोला यार तुम में गजब प्रतिभा है जो मेरे में नहीं है, क्योंकि मेरा 3 घंटे का ट्रेनिंग होता है तो मुझे 2 महीने लगते हैं एटलीस्ट। ओके। मैं 2 महीने मुझे कम से कम लगते हैं एक 3 से 4 घंटे का ट्रेनिंग डिज़ाइन करने में। तुम 16 घंटे का ट्रेनिंग एक दिन में कर लोगे यार, मैं तो बहुत कुछ सीखने को अभी इसका मतलब मुझे। लेकिन मेरे से तो 3 से 4 घंटे का ट्रेनिंग सुरेंद्र जी मैं जब भी डिज़ाइन करता हूँ या करता हूँ, मुझे कम से कम 2 महीने लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। मतलब हम ये समझिए सोनू शर्मा जी के पास में कोई जादू नहीं है? कोई जादू नहीं है, वो सीखते हैं, फोकस्ड हैं। कोई जादू नहीं है सर, और जादू वैसे कुछ होता भी नहीं है, इस प्रैक्टिस की बात है सारी। और जो ट्रेनिंग मैं 3 से 4 घंटे का स्टेज पे डिलीवर करता हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो ट्रेनिंग स्टेज पे डिलीवर करने से पहले मैं 10 बार कर चुका होता हूँ। अच्छा, वंडरफुल। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि पहली बार में आपका फ्लो ऐसा बन जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 4 घंटे का शॉट एक सेट में ओके हो जाए। 3 घंटे की मूवी में कम से कम 10,000 शॉट होते होंगे। मतलब 3 घंटे का हम स्टूडियो शूट कर रहे हैं, तो 3 घंटे का मूवी भी कोई बनाता है तो कितना कट होता होगा, कितना रीटेक होता होगा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4 घंटे का शॉट आदमी एक शॉट में दे दे? तो उसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि उसके पीछे बहुत सारी मेहनत की हुई है। और वो जो ट्रेनिंग स्टेज पे डिलीवर हो रहा है, उससे पहले वो बहुत बार मन में, अवचेतन मन के अंदर डिलीवर हो चुका है। तो वहाँ जाने के बाद वो रिहर्सल ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि पहली बार हो रहा है, ऑडियंस के लिए पहली बार हो रहा है, लेकिन मेरे लिए वो ऑलरेडी मैं बहुत बार कर चुका हूँ। उसको मैं यूँ मानता हूँ सर कि अगर आप तैयारी करके नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी ऑडियंस का अपमान कर रहे हैं। फिर एक और बात भी है सुरेंद्र जी, ऑडियंस ना बहुत उम्मीद से आती है मेरे पास। मतलब मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप करता हूँ तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं मेरे पास जी। और कभी कभी तो लोग इंडिया से बाहर से फ्लाई करके आते हैं। जो दिल्ली का व्यक्ति है उसके लिए तो टिकट कॉस्ट बहुत नॉमिनल सा रहता है, लेकिन जो दिल्ली के बाहर से आता है, मेरा 25 से 30% ऑडियंस बाहर से भी आता है, तो उनके लिए टिकट कॉस्ट में फ्लाइट का कॉस्ट ऐड हो जाता है। और फ्लाइट के कॉस्ट होने के बाद उनका होटल का स्टे ऐड हो जाता है। और फिर पैसे के अलावा वो 2 से 3 दिन छुट्टी लेके अपने ऑफिस से आता है। राइट है ना? तो वो बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहा है और एक उम्मीद में आता है कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अगर उसकी उम्मीद पूरी ना करें तो फिर ये पाप है।
तो वो मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबल सर्जन की तरह ही जाता हूँ। जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल सर्जन होता है ना, कि मेरे हाथ में एक ज़िंदगी है, या एक ऐसा ही है जैसे जहाज़ चलाते वक्त एक पायलट अपने आप को फील करता है जब वो कॉकपिट में घुसता है कि 300 लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में है। तो व्हेनेवर आई गो टू द स्टेज आई फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सर्जन और आई फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पायलट, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत उम्मीद से आते हैं मेरे पास। दैट्स ग्रेट सर। ये पॉइंट बहुत हमने अच्छे से समझा कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी अच्छा वक्ता बनने के लिए। एक पॉइंट हुआ सर, कुछ और इसमें ऐड करना और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल उसका उलट है। अच्छा, मतलब वो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी, कुछ लोग समझ भी नहीं पाएंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी ना करके जाओ तो ज़्यादा बढ़िया होता है काम। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन 95% 96% तो तैयारी करके जानी पड़ती है। वो मतलब बाई चांस ऐसा हो गया, लेकिन आप जब तैयारी करेंगे तो ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब वो एक 3 से 4 घंटे का ट्रेनिंग डिज़ाइन करने के लिए मुझे कम से कम 2 महीने लगते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं ये कंटेंट कहाँ से आता है, और कभी भी कंटेंट आपका रिपीट नहीं होता। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रिपरेशन हो, बहुत बेहतर प्रिपरेशन हो। और यूट्यूब सबसे बड़ा दुश्मन है आज की डेट में, मेरा खुद का दुश्मन है। इसलिए दुश्मन है क्योंकि जो भी वीडियोस हम डालते हैं यूट्यूब के ऊपर वो ऑलरेडी पब्लिक में सर्कुलेट हो जाता है। सेम बात आप कैसे कर सकते हैं? राइट। आप कोई बात सुना रहे हैं, वो ऑडियंस ने पहले से सुन रखा है, तो आपने आधा लाइन बोला तो आधा तो वहां से वो बोल देगा, तो बोलेगा मैं इसके लिए थोड़ी ना आया था तुम्हारे पास, इसके लिए मैं क्या बोलते हैं विशाखापट्टनम से 8,000 रुपये का फ्लाइट जाने का, 8,000 का फ्लाइट आने का, और 10,000 रुपये और रुकने का, 30,000 रुपये मैंने इस बात के लिए नहीं पता, ये तो मुझे पहले से पता था। राइट। तो जब उसको आप कुछ चीज़ डिलीवर करो तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो कुछ ऐसी बात है जो मैंने सोचा भी नहीं था। और इसीलिए सोनू शर्मा धर्म ग्रंथों में चले जाते हैं, रामायण, महाभारत, बुद्धा, शिवा, हनुमान, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से कोई नहीं जाता ना सर, इसलिए मैं चला वहाँ से जड़ी बूटियाँ निकाल के लाते हैं। बहुत इंस्पायरिंग रहते हैं सर आपके जो आप वहाँ से प्रसंग लेते हैं। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपने कि भाई वहाँ से चीज़ों को उठाया जाए जो कोई नहीं उठाता है जनरली? देखिए ये पारिवारिक संस्कार हैं सुरेंद्र जी, इसमें मेरा कोई क्रेडिट ही नहीं है। ये पारिवारिक संस्कार हैं जो आपको विरासत में मिले हैं, और फादर, हमारे ग्रैंडफादर और जितने भी पूर्वज हैं ये सब उनके संस्कार हैं। गीता तो मैं बहुत छोटा सा था, मेरे ख्याल से 8-9 साल का रहता हूँगा, तब से रेगुलर पढ़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 9-10 साल रहा हूँगा मैं शायद, तो मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ काम आएगी। शायद मुझे पढ़वा भी वो इसीलिए रहा था कि जब तू 30-35 साल का हो जाएगा ये बहुत काम आने वाला है तेरे। तो रामायण मैंने 8-10 साल पहले पढ़ना शुरू किया, तो उससे बेटर कोई ग्रंथ ही नहीं है सर। मतलब मुझे लगता है नहीं कि उनसे बड़ा राइटर कोई हुआ है इस दुनिया में, तुलसीदास जी से बेटर राइटर कोई नहीं हुआ जी। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, मतलब वो लोग पढ़ते नहीं एक्चुअली, और लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने की तरफ से पढ़ते हैं। मतलब उसके मतलब हर एक श्लोक के अंदर, हर एक लाइन के अंदर इतना कुछ सीखने को है कि आपको किसी अंग्रेज आदमी को सुनने का जरूरत नहीं है। राइट, ट्रू। और सबसे बड़ी बात है आप कनेक्ट करते हैं फिर। राइट, राइट। मतलब एक फिलिप कॉटलर साहब, हालांकि बहुत बड़ा गुरु हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, वो मार्केटिंग गुरु माना जाता है उनको। उनका बुक खरीदते हैं आप 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, है ना, और वो एक्चुअली क्या है, वो सब निकला यहीं से है। राइट, राइट। तो कंसंट्रेट तो यही है। हाँ। तो बजाय हम कंसंट्रेट को पकड़ने के अपन कंसंट्रेट से जो बना है उसको पकड़ रहे हैं। राइट, राइट, राइट। तो सबसे बड़ा ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक्स हैं जो लोगों को पढ़नी चाहिए। आपकी जो कला है ना सर, आप पुरानी कहानियों को जिस प्रकार आप रिलेट करते हैं अपने सब्जेक्ट से, जैसे आपके एक वीडियो में मैंने देखा डॉक्टर अंगुलीमाल की आपने कहानी को रिलेट करा। हाँ, तो वो जो कला है वो कैसे सीखा जाए? सर मेरे को तो, मैं ऐसा कोई क्लास तो अटेंड करा नहीं मैंने इस तरीके का, वो करते करते आ गया एक्चुअली। और ये अभ्यास सबसे बड़ा इसका आंसर है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप निपुण हो जाएंगे। और भरपूर तैयारी, किसी भी टॉपिक को डिलीवर करने से पहले उसका बहुत प्रयास, बहुत मतलब डेप्थ में जाके उसकी तैयारी करना, वो बिना तैयारी के पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप स्टेज पर आपको मतलब लग जाएगा कि आप हार गए फिर, मतलब वो कंटेंट डिलीवर ही नहीं होगा आपसे। वंडरफुल, वंडरफुल। कहानियाँ सबको पता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम कोई नई चीज़ बता रहे हैं। ये बहुत ईमानदारी से आप इसका जवाब दे रहे हैं सर। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो भला एक्सपर्ट हो गया हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नींद से उठा दो और मैं भाषण दे दूंगा। सर वो लोग, उनमें ताकत रहती होगी, मतलब मेरे में नहीं है। मतलब उनके, हम अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मतलब मैं उनकी भी उसको नहीं मना कर रहा, उनमें रहती होगी ताकत। लेकिन हर आदमी की अपनी ताकत होती है, मेरे में ताकत ऐसी नहीं है। मुझे तो 2 महीना चाहिए। अगर आप मुझे बोलेंगे कल 3 घंटे का ट्रेनिंग देना है तो मैं नहीं दे सकता। मुझे कम से कम 2 महीना चाहिए उसकी तैयारी करने के लिए। दैट्स ग्रेट सर। नेटवर्क पे आते हैं सर। आप
ने नेटवर्क में बड़ा मुकाम हासिल किया। आप अपनी कंपनी में मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपने टॉप अचीवर आप बने। नेटवर्क अगर बनाना है एक डायरेक्ट सेलर को, तो कैसे बनाएं और कैसे स्पीड के साथ में आगे बढ़े? देखिए, पहली बात तो नेटवर्क में कोई स्पीड नाम की चीज़ नहीं होती। अच्छा। लोग मरते ही स्पीड के चक्कर में एक्सीडेंट इसलिए होते हैं। हाँ, ये कोई स्पीड वाला काम नहीं है। ये T20 नहीं है, ये वनडे नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है। ओके, दैट्स गुड। तो स्पीड वाला लाइन बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक है। ये करत करत अभ्यास से जड़मत होत सो जान, धीरे धीरे करेंगे तो ये आप निपुण हो जाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ तक मेरे को समझ में आया व्यक्तिगत तौर पे सुरेंद्र जी सर, ये कम से कम 3 से 5 साल देने का बिजनेस है। राइट। जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाए, आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा अच्छा कंपनीज हैं। 15 साल पहले इतना अच्छा कंपनीज नहीं होता था जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए। जब आप भी इस बिजनेस में, आप तो हमारे सीनियर हैं इस बिजनेस में, तो इतना सारा लोगों के पास चॉइस भी नहीं होता था। नाउ वी हैव सो मेनी चॉइस। और अच्छी बात है, अब एक टफ कंपटीशन भी है अलग अलग कंपनीज में। पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था अपने को। कोई कंपनी 1000 करोड़ कर रही है, कोई 2000 कर रही है, कोई 500 करोड़ कर रही है, तो एक टफ कंपटीशन है। अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बढ़िया चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी को कम से कम 3 से 5 साल देने चाहिए। और उसको ये बात, उसका सीनियर, उसका अपलाइन जो उसको व्यक्ति को बिजनेस में एनरोल कर रहा है, अगर पहले दिन बता दे तो बहुत बेहतर होगा उस अपलाइन के लिए भी, और बहुत बेहतर रहेगा उसकी डाउनलाइन के लिए भी। ग्रेट। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसमें 90% लोग अनप्रोफेशनल आ जाते हैं, जो चिंदी चोरी करते हैं, टाइम देते नहीं है। उनको लगता है कि यार इसकी लॉटरी लग गई तो मेरी भी लग जाएगी, ये ई क्लास एस क्लास चला रहा तो मैं भी चला लूंगा। वो फ्रंट तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसने क्या क्या ऐसी तैसी कराई है वो नजर नहीं आती। तो 3 से 5 साल मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री को देने चाहिए। लेकिन 3 से 5 साल अच्छी बात तो ये कि किसी भी एज के हो सकते हैं। बाकी प्रोफेशन आपको ये अलाउ नहीं करता। अगर आपको मॉडल बनना है तो आपको स्पेसिफिक एज में मॉडल बनना है। अगर आपको सीए करना है तो स्पेसिफिक एज में सीए करना है। अगर आपको डॉक्टरी करनी है तो एक स्पेसिफिक एज है उसकी। हर प्रोफेशन की 90% प्रोफेशन जितने भी पूरी दुनिया में, उसका स्पेसिफिक एज है। वो एज निकल जाए तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। आप 3 से 5 साल किसी भी एज में दे दीजिए, ईमानदारी के साथ। इसको हम ये समझे, जो डायरेक्ट सेलिंग में सीनियर लोग हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टीम को उस प्रकार से एजुकेट करें कि इसको ये नहीं माने कि यार ये कोई लॉटरी का टिकट है और रातों रात कामयाबी मिल जाएगी। ये एक सीरियस बिजनेस है, 3 से 5 साल का समय लगाना पड़ेगा। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ सुरेंद्र जी, आपके और हमारे ऊपर, और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज लीडर्स हैं आज की डेट में, बहुत सारे लोग हैं सर, मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी उन सब में, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। एक्चुअली हम एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हैं। मतलब रियली जो नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 100-50 लीडर्स हैं या 200 लीडर्स हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझें तो वो सचमुच में इस इंडस्ट्री से देश को बदल सकते हैं। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। तो उनके हाथ में बहुत बड़ी किश्ती है और जिसके अंदर लोग बैठना चाहते हैं। क्योंकि 80% लोग आज भी 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं हमारे देश के अंदर। राइट। और बहुत सारे लोगों के पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होता हमारे देश के अंदर। मतलब एक आदमी अगर इंजीनियर ना बन पाए तो अब क्या करे, डॉक्टर ना बन पाए तो अब क्या करे, लॉयर ना बन पाए तो क्या करे, उसके बाद तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर आखिरी में वो 20 से 25-30 हज़ार की नौकरी करता है 9 से 5 की। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, जो कुछ ना बन पाए वो इस इंडस्ट्री में आए, 3 से 5 साल इन्वेस्ट करे एक अच्छी लीडरशिप के अंदर, वो कमाल कर सकता है। हमारा जो 25वां एपिसोड था सर, उसमें हमने मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब को बुलाया। जी, मैंने देखा वो एपिसोड। जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने इसी बात को कोट किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये इंडस्ट्री मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि एक व्यक्ति अगर पढ़ नहीं पाया, उसके पास में वैसे संसाधन नहीं थे, तो इंडस्ट्री मौका देती है कि आपका पढ़ाई का समय निकल गया, आप अब करना चाहते हैं तो अब भी कुछ कर लीजिए। तो बहुत बखूबी आपने उस चीज़ को बताया। बिल्कुल ट्रू है सर। 3 से 5 साल किसी भी एज के हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। 3 से 5 साल लगा लिए, नेटवर्क बन गया, अचीवमेंट्स आना स्टार्ट हो गए, फिर लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो लोगों को साथ में लेके कैसे चलें? ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है, इसमें फंस जाऊंगा कुछ बोलूंगा तो। आपकी इतनी बड़ी टीम है सर, और आपकी टीम नहीं, आपको मतलब आप तो मतलब अब एक कंपनी से नहीं जुड़े हैं। मैं मानता हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कॉमन अपलाइन हैं और सब लोग आपको उस नज़रिए से देखते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने सर लिखा, नीचे कमेंट लिखा कि हम कंपनी कोई भी करें, लेकिन हम सोनू शर्मा जी को फॉलो करते हैं और वो इंडस्ट्री के गुरु हैं। ऐसा मतलब 1-2 नहीं, शायद सैकड़ों लोगों ने ऐसा लिखा होगा। सर तो आपके पास में
ये बड़ा एक्सपीरियंस है कि बाहर से आपको इतना प्यार मिल रहा है। सर उन सबको नमन करता हूँ मैं कि जो ऐसा बोलते हैं, मतलब मैं इस लायक हूँ नहीं एक्चुअली। ये एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऐसी बातें सुनने के बाद ना सर। कि अब बहुत सारी निगाहें आपको देख रही हैं, है ना, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए। लेकिन जो आपने बोला कि 3 से 5 साल के बाद लोग भटक जाते हैं, देखो कहते हैं कि ना बरसातों में तालाब हो जाते हैं कमजर्फ, आपे से बाहर कभी दरिया नहीं होते। राइट। है ना, तो होता क्या है कि अदगर गगरी छलकत जाए, जैसे ही थोड़ा सा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के ज़िंदगी में आ जाता है, और पैसा भी नहीं, मैं तो कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मान सम्मान। राइट। बाजार में इतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना नेटवर्क मार्केटिंग मिलता है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जो बिल्कुल सही कहा कि एक भाई अपने भाई के पैर में हाथ नहीं लगाता, लेकिन अपलाइन के पैर में हाथ लगा देता है। यस, मंदिर में मूर्ति रख देते हैं सर, अपलाइन को इतना सम्मान करते हैं। तो ये जो इज्जत है ये डाइजेस्ट, पैसा तो फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है। पैसा डाइजेस्ट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पैसा डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ये जो इज्जत मिलती है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ये डाइजेस्ट नहीं होती। लोग सर बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग आपका चल के बैग पकड़ लेंगे कि सर हम आपका बैग उठा लेते हैं, कभी कभी लोग आपकी गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं, तो यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, पैर जमीन छोड़ देते हैं। तो जैसे ही पैर ने जमीन छोड़ी तो रिवर्स गियर गाड़ी में होता ही है, तो जिस स्पीड से गया होता है उससे दुगनी स्पीड से लौट आता है। तो 3 से 5 साल के बाद नॉर्मली क्या होता है, जब आदमी 5 साल रुक जाता है तो दोनों चीजें मिलती हैं, पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। राइट। पैसा फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है, इज्जत डाइजेस्ट करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो पैर जमीन पर रखे, और कंपनी से बड़ा कोई भी अपने आप को ना समझे। कंपनी के कारण लीडर होता है, लीडर के कारण कंपनी कभी नहीं होती। राइट। है ना, पैर ज़मीन पर रखे, जिस सिस्टम ने उसको बनाया उस सिस्टम को इज्जत दे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की ताकत नहीं होती वहाँ तक पहुँचने की, एक सबका एक कंबाइंड एफर्ट होता है, सिस्टम होता है, कंपनी होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, टीम वर्क होते हैं, तब जाके वो इस लेवल तक पहुँच पाता है। तो वो उसका क्रेडिट खुद उसको नहीं लेना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। राइट। तो सबके हाथ होते हैं उसको बनाने के लिए। सर एक इंडस्ट्री में एक पार्ट और है, आप भली भांति उससे परिचित हैं। आज देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनियां बहुत तेज़ी से बदलते हैं, और उनको ये लगता है कि नहीं यार ये नहीं, ये अच्छी है, फिर 6 महीने बाद लगता है, 6 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद लगता है कि नहीं ये नहीं आई, इसको पकड़ लेता हूँ, फिर तीसरी को पकड़ लेता हूँ, फिर चौथी को पकड़ लेता हूँ, और फिर वो ऐसे जाल में, मकड़ जाल में घुसते हैं कि फिर वो बाहर नहीं निकल पाते, और एक बड़ी संख्या है। और वही लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बदनाम भी करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? देखो, कंपनी को चेंज करना, मैं मतलब हो सकता है कभी कभी वो गलत कंपनी में ही चला गया हो, मतलब हर बार उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। राइट। कि यार ये तूने कंपनी क्यों बदल ली। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि वो चला ही गलत कंपनी में गया हो, वहाँ तक तो सही है ना, मतलब ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल उसको चेंज करना है, फिर मतलब हर 6 महीने बाद उसको लगे यार मैंने तो गलती कर ली यार, तो इसका मतलब फिलॉसफी गलत है, कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से तू कंपनी को जज कर रहा है वो तरीका ठीक नहीं है ना। तो लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो 3 से 5 साल उसको देने चाहिए। 3 से 5 साल से पहले उसको सोचना नहीं चाहिए कि कंपनी ठीक है कि गलत है, इसमें पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। एटलीस्ट 3 से 5 साल उसको देने चाहिए। राइट। सोशल मीडिया से रिलेटेड एक प्रश्न है सर। सोशल मीडिया के आज बहुत सारे विकल्प हमारे पास में हैं, और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर और बहुत सारे दूसरे भी लोग वो सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम देते हैं। तो आपके अनुसार सोशल मीडिया पे कितना टाइम देना चाहिए, और उस टाइम को कैसे देना चाहिए? देखो, हर चीज़ के प्लस हैं सुरेंद्र जी, और हर चीज़ के माइनस हैं सर। आज हम लोगों को लोग सुन रहे हैं तो वो सोशल मीडिया के कारण ही सुन रहे हैं। भाई किसने सोचा था 10 साल पहले कि किसी का चैनल हो सकता है? चैनल बनाना अपने आप में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम था। राइट। भाई कितने चैनल हैं इस देश में? 100-150 चैनल होंगे। टीवी पे आप कितने देखते होंगे? मतलब जो ढंग के चैनल इतने ही हैं जिनका एक 100-150 चैनल होंगे। इसमें से भी आप बाइफरकेट करेंगे तो 50-60 बढ़िया निकलेंगे। मतलब मैक्सिमम तो 200 चैनल हैं। राइट। और जिसने भी चैनल बना रखा है उसके पास एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। किसने सोचा था कि कोई फ्री में चैनल बना लेगा? भाई आपके चैनल के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगा, मेरे चैनल के लिए मुझे 1 रुपया नहीं लगा, ठीक है ना। और ऐसे करीब करीब लाखों करोड़ों चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर जी। तो सब लोग सोशल मीडिया पे आ गए। तो ये आसान काम था, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव, जिसको आप क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट बोल रहे हैं, साइड इफेक्ट तो बहुत खतरनाक है।
मतलब आदमी को दूसरे की ज़िंदगी में झांकने की आदत हो गई है। अपने घर में क्या हो रहा है उसको पता है कि नहीं पता, लेकिन पड़ोस वाले व्यक्ति ने कल क्या किया उसको मालूम है, वो फेसबुक से देख लेता है, वो यूट्यूब के चैनल पे जाके देख लेता है। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ की एक निश्चित टाइम अवधि होनी चाहिए। कि मेरा कोर्स एक्चुअली जो हम लोग कराते हैं, अभी तो मैं नहीं बता सकता आपको, उस कोर्स में बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल्स ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल ना करें। वंडरफुल। ये कोर्स में कंटेंट रहता है, आपका टॉपिक है ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको आपके बारे में सब पता है। आपको क्या अच्छा लगता है इनको पता है, आप कब कहाँ जाते हैं इनको पता है, आपके व्यवहार तक की इनको जानकारी है कि आपको गुस्सा किस चीज़ पे आएगा, अच्छा, आप किस चीज़ से पर्सन, यस दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, इनको सब पता है और ये डाटा सेल करते हैं। मतलब मुझे ओपनली बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। जब डाटा सेल होता है, आपको एक गाड़ी पसंद है तो 2 मिनट बाद आपको उसी गाड़ी की ऐड देखने को मिल जाएगी। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल हो। तो और हमें लगता है ये कैसे हो गया। हाँ, मतलब आप सोचिए कि मुझे हॉलीडे पे जाना है, आप 5 मिनट बाद देखेंगे फेसबुक पे आपको हॉलीडे का ऐड आ जाएगा। ये कैसे कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो दे आर यूजिंग, मतलब सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है। थोड़े से स्मार्ट हो जाएंगे ना तो आप सोशल मीडिया डिसिप्लिन के साथ में यूज़ करना है, डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना है और उसका एक टाइम फ्रेम है। राइट। देखो, संकल्प जिसको हम डिटर्मिनेशन बोलते हैं ना, ये तभी आएगा जब आप डिटरमाइंड हो जाएंगे कि ये नहीं करना, कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं करना। राइट राइट। और जब आप उस डिटर्मिनेशन को तोड़ देते हैं, डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, तो मामला गड़बड़ होगा ही होगा। सर, जब हमने आपका इंटरव्यू डाला सोनू शर्मा इज़ कमिंग सून, तो सिर्फ वही वीडियो मुझे लग रहा है कि आज सुबह तक लगभग 13,000 लोगों ने उसको देखा। Oh my God. और 13,000। और मज़ेदार बात क्या है सर, 1200 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट में जाके क्वेश्चन लिखे हैं। 1200, मोर देन 1200। बाप रे बाप। वो आपके प्रति लोगों का प्यार है, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त है तो। खतरनाक चीज़ों पे आ रहे हैं आप। आपके फैंस के क्वेश्चन है सर। सर, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, एक शायद कोई यूट्यूब चैनल है, बॉलीवुड इंस्पिरेशन वीडियोस, और जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा 52 लोगों ने उसको लाइक किया है। तो इसका मतलब ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। प्रश्न है, सोनू शर्मा जी, आप कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? देखो, मेरा फेवरेट बुक जो ऑल टाइम फेवरेट है, मैं सब लोगों को बोलूँगा आपके माध्यम से, जितने भी लोग हैं वो किसी भी रिलीजन के हों सर, आपको तुलसीदास जी का रामायण ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा। और अगर आप वही प्रॉपरली पढ़ते रहें तो आपको, मुझे लगता है, किसी और किताब को पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यू विल गेट ऑल द आंसर्स। रामायण की जब हम बात करते हैं तो ऐसा दिमाग में आता है कि बहुत बड़ा ग्रंथ है। बिल्कुल बाहर ग्रंथ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई। जितनी दूर जाना होता है पेट्रोल उतना ज़्यादा लगता है ना गाड़ी में। वंडरफुल। मजा, अगर आपको जाना ही 10 किलोमीटर है फिर तो क्या है, 10, 20, 50 रुपए के पेट्रोल में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको जाना है 2000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, राइट, तो फ्यूल तो उतना ही लगेगा। अब आपके ऊपर है कि आपको कितना दूर जाना है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। युवराज जी का क्वेश्चन है, सर मेरा सवाल कुछ नहीं है सोनू शर्मा सर, बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर हमें आपकी तरह बनना है तो सर की इस पर टिप्पणी क्या होगी? बहुत आसान है यार, युवराज जी को मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक ही काम को बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, जब तक परफेक्ट ना हो जाओ तब तक करते रहना है। क्योंकि परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई भी कर सकता है। मतलब मेरे पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है जो मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। सिंपल प्रोसेस है यार, कुछ भी करना चाहते हो उसको बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। और बार बार करना बहुत बोरिंग प्रोसेस है। मतलब इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन जितनी बार आप करेंगे उतनी बार लेयर चलता जाता है और आप हर बार बार करने के बाद, हर बार बार करने के बाद शार्प हो जाते हैं। और शार्प होंगे तो सोनू शर्मा जैसे बन जाएंगे। मुझसे अच्छे बन जाएंगे सर, बहुत अच्छे बन सकते हैं मुझसे। दैट्स ग्रेट। शैलेंद्र कनौजिया जी का प्रश्न है सर। पहले तो उन्होंने लिखा है, थैंक यू सोनू सर फॉर कमिंग। सर, इस बिज़नेस में आने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि घर वाले ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम लोगों के साथ परायों जैसा बिहेव करते हैं, उनकी नज़र में हम आवारा बन जाते हैं। सर, गार्जियन को कैसे समझाया जाए, इस पर कम से कम 2 मिनट बात करें। क्या नाम बताया आपने? शैलेंद्र कनौजिया।
शैलेंद्र कनौजिया। जी। तो शैलेंद्र जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि आपने इतना शानदार तीर चलाया मेरे ऊपर। और ये क्वेश्चन शैलेंद्र जी का नहीं है एक्चुअली, ये क्वेश्चन तो हर उस व्यक्ति का है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। राइट। देखिए, घर वालों को कोई गलती नहीं है, हम्म। घर वालों को कोई गलती नहीं है, राइट। उस पिता की कोई गलती नहीं है जो 60 साल का हो गया या 55 साल का हो गया और वो 5,000 से नौकरी शुरू करके बड़ी मुश्किल से 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक पहुंचा है। मिडिल क्लास फैमिली में की बात कर रहा हूँ मैं अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल यही सैलरी है 80,000, 1 लाख। राइट। वो 5,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंचने में उनको 30 साल लग गए। शैलेंद्र जी, कोई पिता 5,000 से 1 लाख तक पहुंचा, उसको 30 बरस लग गए और आप उसको जाके बोल रहे हो कि पापा मैं 2 साल में 10 लाख रुपए पहुंच जाऊंगा, तो पिताजी को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। राइट। ट्रू। तो वो आसान नहीं होगा आपको उनको कन्विंस कर देना, क्योंकि उन पे भी लेयर चढ़ी 30 साल की। 30 साल की लेयर चढ़ गई और उस 30 साल में उन्होंने बहुत कुछ देखा अपने इर्द गिर्द में होते हुए। राइट। और 90% लोगों को तो उन्होंने लुटते पिटते ही देखा होगा इस इंडस्ट्री में। ट्रू। सक्सेस रेशो है कितनी, सक्सेस बहुत स्टोरीज कम है। कितनी है, बहुत True, मतलब उंगली पे गिन सकते हैं अपन लोग, सही है सर। है ना। तो उनका कोई गलती नहीं है, आप उनको रिगार्ड करिए, लेकिन आप उनको साथ साथ बताइए कि मुझे 3 से 5 साल पापा करने दीजिए और ये एक नया युग है, एक नया तरीका है बिजनेस को करने का, एक नया मॉडल है पैसे कमाने का। That's और इंडिया में नया हो सकता है, पूरी दुनिया में करीब करीब 60-70 बरस से ये इंडस्ट्री चल रही है। गवर्नमेंट ने रेगुलाइज कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। ये डेटा आपके पिताजी को पता नहीं है, आप देंगे तो उनका दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा, वो आपको अलाउ करेंगे। और फिर भी ना करें तो चोरी चोरी करो। आप अपनी वीडियोस में सर अपने पिताजी की बहुत बात करते हैं। आपके पिताजी अब सोनू शर्मा को जब एक ब्रांड के रूप में देखते हैं तो क्या कहते हैं? देखो, डायरेक्टली तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि खुशी होते होंगे। मतलब प्राउड होता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन खुश तो होते होंगे यार। मतलब वो भी नहीं मुझे पता, क्योंकि वो मेरी उनसे कभी इस तरीके से बात नहीं होती, लेकिन मैं कभी कभी चोरी चोरी छुपके उनको अपना ही वीडियो देखते हुए देख लेता हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। दैट्स ग्रेट सर। एक व्यूवर हैं सर, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनका नाम नहीं बताया जाए जब क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैं उनके आदेश की पालना करते हुए मैं पूछता हूँ कि ये कोई हमारी है ना कोई महिला व्यूवर हैं, ये कह रहे हैं कि सर प्लीज़ डू नॉट मेंशन माय नेम, माय क्वेश्चन इज़ मुझे नए लोगों से बात करने में हिचक होती है और मेरी पर्सनल लिस्ट ख़त्म हो चुकी है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं प्लीज़। नए लोगों से बात करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब पुराने लोग ख़त्म हो जाते हैं। अभी तो पुराने लोगों का लिस्ट बहुत होता है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि मेरी जो पर्सनल लिस्ट है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, नए लोगों को बात करने में हिच है, ठीक है। तो क्या तो देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो 10 सेकंड 5 सेकंड में इसका जवाब देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका लिस्ट खत्म हो जाता है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके, लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकता अगर आपको किसी ने प्रॉपरली गाइड किया है कि लिस्ट बनाई कैसे जाती है। राइट। मतलब प्रोस्पेक्टिंग करें, स्ट्रेंजर पे थोड़ा काम करें। स्ट्रेंजर पे काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। देखो, मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेंजर तो बहुत बात की चीज़ है। हमारी और आपकी अपनी लिस्ट इतनी बड़ी है, मतलब मेरी शादी में 1000 कार्ड बंटे, सिंपल सा एग्जांपल है। तो वो स्ट्रेंजर तो थे नहीं, हम चौक से पकड़ के नहीं लेके आए मेरे पिताजी। तो मेरे फादर की लिस्ट मेरी लिस्ट है। राइट। और मेरी, चलो फादर को छोड़ दीजिए, मेरी अपनी शादी में मेरे दोस्त कम से कम 250-300 दोस्त थे। तो हम स्ट्रेंजर पे तब जाते हैं जब अपने लोगों को बात करने में हिचक होती है कि ये क्या बोलेगा यार, अच्छा तू भी यही काम कर रहा है टाइप्स, उसके दिमाग में ऐसा रहेगा। तो अपनी लिस्ट बहुत है, स्ट्रेंजर तक जाने का ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। कोई उनका सीनियर हो, उनका अपलाइन हो, उसको पकड़ के बैठा के समझाए कि स्ट्रेंजर तो बहुत बात की बात है, अपना लिस्ट इतना बड़ा है, हर किसी के मोबाइल में 1000-2000 नंबर है आज की डेट में। राइट। क्या आपने 1000 लोगों से बात कर ली है? तो वो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बात करी? मतलब 90% प्रोस्पेक्ट के पास तो कोई जाता ही नहीं है कभी। राइट। इंतजार कर रहे हैं किसी न किसी का। 90% जो आपके अपने प्रोस्पेक्ट है सुंदर जी, हम गए ही नहीं आज तक उनके। और बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है सर ये, हम जाते नहीं हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसको ज्वाइन करवा लेता है, फिर हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं कि यार जुड़ना था तो मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ गया। नहीं, देखो, जिसको जहाँ लगना होता है वो वहाँ ही लगता है। कहना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और जुड़ने पे लिखा है जोड़ने वाले का नाम। सो आज हमारे मेहमान थे श्री सोनू शर्मा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नहीं अपितु यूट्यूब में
यंगस्टर्स में जो एक बहुत बड़ा नाम है, और आपने उनको बहुत विस्तार से सुना, लेकिन उनके पास में जो नॉलेज है, जो तजुर्बा है, वो एक एपिसोड में हम पूरा नहीं कर सकते। फिर किसी दिन हम लोग सोनू शर्मा जी से दोबारा मुलाकात करेंगे, और जहाँ से आज हमने ख़त्म किया है उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।